हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर 11th क्लास बुक हॉर्नबिल एंड द टाइटल इज द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, written by Amitav Ghosh. As you can see, he is Amitav Ghosh and he is a very famous Indian writer of English literature. So let us start reading the chapter, but before that let us discuss the title of the chapter, the Ghat of the Only World. इस टाइटल के अंदर जो घाट वर्ड है, इसका मतलब है, आपको पता है ये हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो किसी भी रिवर का बैंक वगैरह होता है, किनारा होता है, उसको घाट बोला जाता है. तो घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में चैप्टर में लिखा गया है, उसकी जो दुनिया थी, जब वो अपने आखिरी टाइम में अपने अपार्टमेंट से उसमें एक तरीके से कैद हो गया था, तो वहाँ से जब वो रिवर के बैंक के पार देखता है तो वहाँ पर उसे मैनहट्टन यूएसए में जो शहर है वो दिखाई देता है. और वहाँ से जो लाइट्स पड़ती हैं तो वहाँ से उसे जो वहाँ ईस्ट रिवर थी उसका बैंक दिखाई देता था, किनारा दिखाई देता था, घाट दिखाई देता था. तो वो उसे सोचता था कि शायद यही उसकी जो दुनिया है उसका घाट है. ये आपके लाइन आपके चैप्टर में डिस्कस की गई है, दैट्स वाई शायद जो चैप्टर का टाइटल है वो रखा गया है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नाउ, but before that let us know about the author. Students, Amitav Ghosh is one of India's best known writers. वो इंडिया के बेस्ट नोन राइटर्स में से है, जैसा कि अभी मैंने बताया. हिज बुक्स इंक्लूड, उनकी जो बुक्स हैं वो उनकी थोड़ी सी लिस्ट बताई अभी. द सर्कल ऑफ रीजन जो बहुत फेमस है, द शैडो लाइन्स, इन एन एंटीक लैंड, डांसिंग इन कैम्बोडिया, the Calcutta Chromosome, the Glass Palace, Incendiary Circumstances, The Hungry Tide. ये उनके well known books हैं. His most recent novel, Sea of Poppies, is the first volume of the Ibis trilogy. अब क्या है कि उनकी जो रिसेंट नॉवल है वो अभी जो उन्होंने पब्लिश कराई है वो है सी ऑफ पॉपीज़. और वो जो अभी वो ट्रायलॉजी करेंगे, ट्रायलॉजी का मतलब है जो 3 बुक्स वो लिखने वाले हैं, उसका फर्स्ट वॉल्यूम है. अमिताव घोष वॉज बोर्न इन कैलकाटा इन 1956. 1956 में वो बोर्न हुए थे. ही स्टडीड इन देहरादून, न्यू दिल्ली, अलेक्जेंड्रिया एंड ऑक्सफोर्ड. इन जगहों पर वो मोस्टली पढ़े हैं. एंड हिज फर्स्ट जॉब वॉज एट द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इन न्यू दिल्ली. उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए पहला जॉब किया था. ही अर्नड एट डॉक्टरेट एट ऑक्सफोर्ड बिफोर ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल. इससे पहले कि उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल लिखी थी तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट भी अर्न कर लिया था. डॉक्टरेट मतलब उन्होंने पीएचडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1986. 1986 में उनकी जो फर्स्ट नॉवल थी वो पब्लिश हुई थी. और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं उनकी नॉवेल्स के लिए. और इंग्लिश लिटरेचर में जो इंडियन राइटर्स लिखते हैं उनमें वो एक बहुत ही बड़ा नाम है. सो नाउ लेट अस नो अबाउट द चैप्टर. दिस चैप्टर इज एन एसे. ये जो चैप्टर है एसे की फॉर्म में लिखा गया है. एसे मीन्स आपका ये स्टोरी की तरह नहीं लिखा गया है, किसी मेन कैरेक्टर के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है. इट इज़ अबाउट आगा शाहिद अली. किसके बारे में है फिर ये ऐसे है, तो किस बारे में है? आगा शाहिद अली. ही वॉज अ पोइट. वो पोइट थे. ही वॉज एन एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर. वो कश्मीर से एक्सपेट्रिएट थे, मीन्स वहाँ से माइग्रेट करके गए थे और वो यूएसए में जाकर बस गए थे. ही लिव्ड इन यूएसए. वो यूएसए में रहते थे. यू कैन सी ही इज़ आगा शाहिद अली. He was well known in the literary circles there. वो वहाँ का जो लिटरेरी सर्कल था वहाँ काफ़ी वेल नोन थे, बहुत नाम था उनका. He was suffering from cancer. वो कैंसर से सफ़र कर रहे थे. He knew that his end was near. और वो ये जानते थे कि उनका एंड नज़दीक है. So he asked
द राइटर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। इसलिए उन्होंने राइटर से ये कहा कि वो उनकी मौत के बाद कुछ लिखें उनके बारे में। द राइटर केप्ट हिज प्रॉमिस एंड रोट दिस एसे इन हिज मेमोरी। और उनकी याद में, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, ये ऐसे उन्होंने लिखा है उनकी डेथ के ऊपर। क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने सारी चीज़ों के नोट्स बनाने शुरू कर दिए और फिर उनकी याद में उनको जैसे प्रॉमिस किया था उसके लिए उन्होंने ये ऐसे लिखना शुरू कर दिया। सो नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ द चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वन। आगा शाहिद अली जो थे वो 4 फैब 1949 को पैदा हुए थे और 8 दिसंबर 2001 में उनकी डेथ हो गई थी। और राइटर जो अमिताव घोष हैं और आगा शाहिद काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंड्स थे। आगा शाहिद एज यू नो कैंसर से सफ़र कर रहे थे, कैंसर हो गया था उनको। लेकिन पहली बार उन्होंने राइटर से जब इसके बारे में बात की थी, वो की थी 25 अप्रैल 2001 में। वो ट्रीटमेंट उनका जब बहुत दिनों से चल रहा था, लगभग 1-1.5 साल से चल रहा था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी एक्टिव थे। हालांकि कभी कभी उन्हें मेमोरी लॉस हो जाते थे और कभी कभी उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। तो सडनली एक दिन शाहिद ने राइटर से अपनी डेथ के बारे में बात की और कहा कि वो जल्दी ही मरने वाले हैं। राइटर ने कोशिश की कि वो कंसोल करेंगे, उसे सांत्वना देंगे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शाहिद आगे ही कहते रहे और उन्होंने कहा कि राइटर को उनकी मौत के बाद उनके बारे में कुछ लिखना होगा। काफ़ी समझाने के बाद भी जब वो नहीं माने तो राइटर को आखिर प्रॉमिस करनी पड़ी कि हाँ वो उसकी डेथ के बारे में लिखेंगे। हालांकि किसी आदमी की ये बात स्वीकार करने का मतलब होता है कि ये मान लेना कि वो मरने वाला है, और अमिताव घोष के लिए वो मानना आसान नहीं था। फिर भी समहाउ उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ कर दी। तब जो राइटर हैं वो काफ़ी उनके बारे में जो बातें थी उनको याद करने लगे। उन्हें याद आया कि शाहिद को फरवरी 2000 में एक सडन ब्लैकआउट हो गया था, एकदम से अचानक अंधेरा छा गया था। आफ्टर टेस्ट ये पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, तब ये डिटेक्ट हुआ था और अब उनकी जो मौत थी वो नज़दीक थी। शाहिद ने इस तरीके से इस चीज़ को सहन किया था, इस चीज़ के बारे में कभी भी किसी के सामने भी शो नहीं किया था कि इस तरह की बात है। लेकिन अब राइटर ने सोचा कि उनके बारे में लिखना पड़ेगा और वो प्रॉमिस करते ही उनके बारे में हर चीज़ को तभी से नोट करने लगे ताकि उन्हें अगर कुछ लिखना पड़े तो उन्हें याद रहे कि कब कौन सी घटना हुई थी। और वो उनके साथ कन्वर्सेशन भी ज़्यादा करने लगे ताकि आगा शाहिद के बारे में उन्हें और भी अच्छे से पता। जो कुछ अमिताव घोष ने उनकी डेथ के बाद लिखा वो इस तरीके से लिखा है कि शाहिद एक पोइट था। राइटर उसको हालांकि काफ़ी पहले से जानते थे जब वो इंडिया में थे, लेकिन वास्तव में वो फ्रेंड्स के तौर पर तब नहीं मिले थे क्योंकि दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स थे वो मिला करते थे, लेकिन वो दोनों एक्चुअली कभी नहीं मिले थे जब वो न्यू दिल्ली में पढ़ा करते थे। जो उनकी पोएम्स की बुक है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, जो आगा शाहिद ने लिखी है, ये इसका पहले से ही राइटर के ऊपर काफ़ी इम्प्रेशन था और वो उनकी पोइट्री पढ़ते थे। हालांकि उनसे वो ज़्यादा फेस टू फेस नहीं मिले थे। राइटर को याद था कि 1998 में जो शाहिद के बारे में वो जानता था बस इतना ही था कि वो श्रीनगर से थे और दिल्ली में पढ़े थे, और अगले ही साल दोनों जो थे ब्रुकलिन यूएसए में चले गए थे। वो यूएसए में जाकर कभी कभी मिलते थे, लेकिन जब राइटर उनसे एक्टिवली मिले तो उनकी जो कंडीशन थी आगा शाहिद की वो काफ़ी सीरियस हो गई थी। लेकिन इससे उनकी फ्रेंडशिप के ऊपर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों के सिमिलर टेस्ट थे। अमिताव घोष और आगा शाहिद एक ही तरह की चीज़ों में रुचि रखते थे। दे वर फॉन्ड ऑफ रोगन जोश, रोशनारा बेगम, किशोर कुमार
एंड ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, मीन्स दोनों को ही ये चीज़ें पसंद थी। रोगन जोश जो था उसका जो टेस्ट था दोनों को ही अच्छा लगता था। तो इस तरीके से उन्हें बम्बैया फिल्में भी अच्छी लगती थी, किशोर कुमार के सॉन्ग्स दोनों को पसंद थे, और रोशनारा बेगम जो थी वो तो दोनों की ही फेवरेट थी। एक आफ्टरनून में जब राइटर सुकेतु मेहता जो अमेरिका में ही रहते थे और ब्रुकलिन में ही रहते थे, तो उन्होंने उन्हें लंच के पे ज्वाइन किया। तो तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो एक आपस में मिलने के लिए एक अड्डा बनाएंगे। अड्डा का मतलब है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वो बड़ी ही ओपनली मिल सकते थे और बार बार मिल सकते थे। तो इस तरीके से ये उनकी फ्रेंडशिप की जो गहरी फ्रेंडशिप थी उसकी पहली शुरुआत थी, और वो रेगुलरली उसके बाद मिलने लगे। और फिर बाद में दूसरे राइटर्स ने भी उनके अड्डे को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से राइटर को और भी उनके बारे में पता लगा कि शाहिद एक लाइवली पर्सन था, बहुत ही चीयरफुल पर्सन था, और वो ज़्यादातर अपने कमरे के ऊपर पार्टीज देता था कि और ये इसलिए देता था ताकि उसे लगता था कि इससे उसके पास डिप्रेस होने का टाइम नहीं बचेगा। उसका जो अपार्टमेंट था जहाँ पर वो रहता था वो 7th फ्लोर की जो बिल्डिंग थी वहाँ पर था, और वहाँ से मैनहट्टन का बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता था, और जो ईस्ट रिवर से के अक्रॉस था। और यहीं से जो चैप्टर का टाइटल है वो लिया गया है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। जो वो घाट दिखाई देता था, जो ईस्ट रिवर का बैंक दिखाई देता था, और उसमें मैनहट्टन की जो लाइट्स दिखाई देती थी वो काफ़ी पोइट को अट्रैक्ट करती थी। अब आगे राइटर बताते हैं कि शाहिद के खाने के बारे में बहुत अच्छे टेस्ट थे, और वो खाने का बहुत ही शौकीन था, बहुत लवर था एक तरीके से फूड का। और ऑफन लोग उसके अपार्टमेंट में इकट्ठा होते थे और किचन में वो कुछ बनवा रहे होते थे, और कभी कभी वो खुद चाय बनाते थे। और इस तरीके से उनका जो घर था वो एक एंडलेस मेला की तरह हो जाता था, जहाँ पर लगातार टॉक चलती रहती थी, लाफ्टर चलता रहता था, फूड, पोइट्री, इतनी सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ चलती रहती थी। शाहिद हर समय खाना जो पकता रहता था किचन में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में जाकर बीच बीच में देखता रहता था, क्योंकि उसको खाना खाने के साथ साथ किस तरीके से पकता था उसमें भी उसे मज़ा आता था। और बीच बीच में अपने फ्रेंड्स को छोड़कर वो किचन में ये देखने जाता था और डायरेक्शंस देता था वहाँ जो कुक होता था उसको कि किस तरीके से खाना बनाना है। और यहाँ तक कि राइटर बताते हैं कि जब शाहिद की आई साइट वीक हो रही थी और उसे बहुत कम दिखाई देता था, तो भी खाने की जो स्मेल थी उसी से वो बता देता था कि अभी खाना किस पोजीशन में है, वो कितना प्रिपेयर हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से ऑब्जर्व करता था। और रोगन जोश के बारे में तो वो बिल्कुल बता देता था कि अब वो पकने की किस स्टेज तक पहुंचा है। वो उसको एक और शौक था कि उसे लगता था कि खाना जो है, कुकिंग जो है, बड़े ही ट्रेडिशनल मेथड से होनी चाहिए, और हल्की सी भी अगर उससे डेविएशन हो जाती थी ट्रेडिशनल मेथड से रेसिपी बनाते हुए, तो वो आगा शाहिद को कभी भी पसंद नहीं आता था। उसे लगता था कि खाने का जो प्रॉपर रेसिपी है उसको फॉलो किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं लाना चाहिए। और उसे अपने एरिया के खाना, अपना जो कश्मीर से था, क्योंकि वो तो कश्मीर का जो खाना है उसके बारे में भी उसे काफ़ी नॉलेज थी, और वहाँ के खाने के लिए भी उसके अंदर काफ़ी पैशन था। एक बार तो उसने राइटर को ये भी बताया, क्योंकि राइटर बंगाली थे, कि उसे बंगाली खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब खाने के साथ साथ शाहिद को म्यूज़िक का भी शौक था, और ख़ास तौर पर बेगम अख्तर का जो म्यूज़िक था वो काफ़ी उन्हें पसंद था। और बेगम अख्तर उन्हें एक फ्रेंड के थ्रू एक बार मिली भी थी जब वो टीनेजर ही थे, और इसका उनके ऊपर बहुत ही डीप इन्फ्लुएंस था। वो काफ़ी उनसे प्रभावित थे, और बेगम अख्तर को
वो उनकी हाजिर जवाबी के लिए, उनकी रिपार्टी के लिए काफ़ी पसंद करते थे। शाहिद खुद काफ़ी हाजिर जवाब और चेयरफुल थे, इसलिए उन्हें बेगम अख्तर भी काफ़ी अच्छी लगती थी। अब बात फिर राइटर करते हैं शाहिद के प्रोफेशन के बारे में। तो शाहिद एक अच्छे टीचर थे। उन्होंने अमेरिका में काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया हुआ था और वो अपने स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी पसंद करते थे उनके स्टूडेंट्स उन्हें। और बारूच कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनके ऑनर में एक मैगज़ीन भी प्रिंट की थी। और पेन स्टेट में वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था, वो उनको काफ़ी पसंद करते थे और उनमें बहुत सारे इंडियंस थे। इन 1999 ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ उटा। तो इस तरीके से उनका प्रोफेशन भी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ा था। शाहिद बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करते थे और वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके बारे में वो अपनी राइटिंग में लिखते रहते थे और वो जो ख़राब होती जा रही थी वो उनसे दुखी होते थे। और काफ़ी उनकी जो वर्क है उनमें वो सेंट्रल सब्जेक्ट बन जाता है, जो उनका दुख है वहाँ की कंडीशंस के ऊपर। और हालांकि वो एक पॉलिटिकल पोइट नहीं थे, उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कभी भी अपनी राइटिंग नहीं की, लेकिन उनके अंदर एक पीड़ा कश्मीर की कंडीशन के लिए हमेशा रहती थी। एक मुस्लिम होते हुए उन्होंने कभी भी एक विक्टिम कार्ड नहीं खेला और कभी भी अपने आप को विक्टिम हालात का नहीं दिखाया। और वो हमेशा ये मानते थे कि पॉलिटिक्स को रिलीजियस चीज़ों से अलग रखना चाहिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होने चाहिए। और वो हर रिलीजन में बिलीव करते थे। वो फिर राइटर बताते हैं कि बचपन में वो अपने घर में मुस्लिम होते हुए भी एक टेंपल लाना चाहते थे। इसमें उनकी मदर ने काफ़ी उनकी हेल्प की थी और उसकी मदर खुद मूर्तियाँ देवताओं की लेकर आई थी और उनको मंदिर सेटअप करने में सहायता की थी। तो इस तरीके से देखते हैं कि शायद उनकी फैमिली के जो वैल्यूज़ हैं वो उनके अंदर ज़रूर आई होंगी। और उन्होंने उस टेंपल के अंदर पूजा भी की थी। उनकी जो बुक है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इसमें काफ़ी उन्होंने अपनी कश्मीर की जो कंडीशन है और उसके बारे में जो उन्हें दुख होता था उसके बारे में लिखा है। और जब आगा शाहिद को लगा कि उनका एंड नज़दीक है, वो कश्मीर जाना चाहते थे और चाहते थे कि वो वहीं मर जाएं। लेकिन बाद में जब उनकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई तो उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया और आखिर में जाकर 8 दिसंबर 2001 में आखिरकार उनकी पीसफुली नींद में ही मौत हो गई। अब इस ऐसे के एंड में अमिताभ घोष जो हैं ये फील करते हैं कि इतनी छोटा से टाइम में इतनी गहरी जो फ्रेंडशिप हो गई उससे वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं। और इतने छोटे टाइम में, इतने ब्रीफ टाइम में ही उन्होंने एक ऐसी जगह उनके दिल में बना ली थी कि उनकी मौत के बाद एक खाली जगह बच गई है उनके दिल में और शायद वो कभी नहीं भरेगी। इतना खालीपन आगा शाहिद की मौत ने उनके अंदर ला दिया है। So students, that's all in this video about this chapter. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर के लास्ट में, वो आपको खुद ट्राई करना है।